गुड आफ्टरनून। मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं। आप लोग ऑल क्लियर लिखिए, ओके लिखिए। बच्चा पीडीएफ मिल गया होगा। जय श्री राम, राधे राधे, सलाम अलैकुम। आपको आपका ट्रांसजेंडर का पीडीएफ मिला या नहीं मिला? आपका ट्रांसजेंडर का पीडीएफ मिला या नहीं मिला? ट्रांसजेंडर का पीडीएफ मिला या नहीं मिला? ट्रांसजेंडर का पीडीएफ मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। मैंने भेज दिया है। मेरे ख्याल से अब क्लास खत्म होते होते आपको मिल जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चे लिख के भेज रहे हैं मिला है, कुछ बच्चे लिख के भेज रहे हैं मिला है। ट्रांसजेंडर का पीडीएफ मिला या नहीं मिला? सत्यम का सामने दिखाई दे रहा है यस। चलिए, जो क्लास अगर कर रहे होंगे, क्लास खत्म होते होते आपको मिल जाएगा। हम लोग क्लास शुरू करते हैं बच्चा। सुबह से खांसी है। क्लास शुरू किया जाए, क्लास शुरू किया जाए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम लोग अति संवेदनशील वर्ग में चाइल्ड, बच्चा को पढ़ रहे हैं और बच्चों के साथ क्या क्या समस्याएं हैं भारत में, उनका क्या आकार रहा है, क्या पॉपुलेशन में उनका परसेंटेज रहा है, बच्चों के क्या क्या समस्याएं भारत में रही है, उन समस्याओं के लिए क्या क्या कारण रहे हैं, ये लगभग हम लोगों ने देख लिया है। फिर इन बच्चों के रक्षोपाय और बेहतरी के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है, उनके लिए क्या वैधानिक प्रयास किया गया, क्या कानूनी प्रयास किया गया। कल मैंने ये भी आपको बता दिया। चाइल्ड का मैंने आपको पीडीएफ नहीं दिया है, वो चाइल्ड का पीडीएफ कल मैं भिजवा दूंगा। ठीक है। अब हम लोग आकर देखते हैं कि उनके रक्षोपाय के लिए क्या क्या नीतिगत और योजनागत प्रयास किए गए। और सबसे पहले नीतिगत प्रयास आपके स्क्रीन पर है, तो आप एक हेडिंग डालिए, बच्चों के रक्षोपाय के लिए बच्चों के रक्षोपाय के लिए टॉपिक है आपका बच्चों के रक्षोपाय हेतु या बेहतरी हेतु, कल्याण हेतु नीतिगत प्रयास।
नीतिगत प्रयास। अभी एक पिंटू का मैसेज मेरे सामने है जिन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर वाला पीडीएफ मिल गया है सर। एक और संध्या चौधरी ने लिखा है कि हेलो, अच्छा मैं आ गई। यस सर। आपकी क्लास बच्चा अगर जल्दी खत्म करना चाहूं तो 3 दिन, और अगर जैसा पढ़ा रहा हूं चैट दिखाइए, अगर जैसा पढ़ा रहा हूं इस तरीके से मैं अगर करूं जिसमें कि कुछ लिखवाया भी जाए, कुछ पीडीएफ भी दिया जाए और हर सेगमेंट हर टॉपिक को समग्रता में कवर किया जाए, तो अति संवेदनशील वर्ग में वुमेन पर मान के चलिए कि 4 क्लास होगा, 3 क्लास 2 या 3 क्लास और प्लस एक क्लास पेपर 1 वाला इंडियन सोसाइटी वाला इंटीग्रेट करके मैं पढ़ाता हूं, 4 क्लास होगा। शिक्षा पे कम से कम 4 क्लास होगा, 3 से 4 क्लास, तो हम 3 में भी अगर खत्म करते हैं तो 4 3 7 क्लास। हेल्थ पे 2 क्लास या 3 क्लास यहां रख लो, 7 3 10 क्लास, ठीक है। और अगर हम भूख भी ले लें थोड़ा सा कि उसके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, तो मैक्सिमम 12-13 क्लास में आपका फिनिश हो जाएगा, 1-2 क्लास अप डाउन, तो 12 से 13 क्लास आपका संभावित है। आप जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ाइए, जैसा है वैसा ठीक है, अपने तरीके से पढ़ाइए। ठीक है बच्चा, मैक्सिमम 12 क्लास, 12 से 13 क्लास। जब पढ़ रहे हो तो 1-2 क्लास के लिए मत परेशान करो। आप जब प्रेशराइज करते हो टीचर को तो टीचर जल्दी से स्किप करके भागने का प्रयास करता है, टीचर का समय बचता है, नुकसान आपका होता है, ये तो सच है। इतनी तो समझ मुझे लगता है आपको भी पता होनी चाहिए। आपके अगर कोर्स को मैं और जल्दी खत्म करूंगा तो निश्चित रूप से मेरा टाइम बचेगा, और आज के डेट में मैं पर डे 7 से 8 घंटे में लगातार पढ़ा रहा हूं, और 8 घंटों के लिए पढ़ना, तो आप समझ सकते हो जो भी बच्चा हमारे ऑनलाइन में है और यदि वो दिल्ली के संपर्क में है तो उसको पता होना चाहिए। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन में है और ऑफलाइन में भी आ गए हैं, उनको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि अभी मैं 8 घंटे पर डे पढ़ा रहा हूं, 8 घंटे क्लास में बोलने के बाद 7 से 8 घंटे, मेरे लिए तो ज़्यादा बेटर होगा कि मैं जल्दी से ख़त्म करूं, तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए अगर मेरे अनुसार चलना चाहते हो तो देन वेट 12 डेज, ठीक है। आफ्टर 12 डेज सिलेबस कंप्लीटली अच्छा से बेहतर होगा, बेहतर तरीके से खत्म होगा, ठीक है। एनजीओ और एसएचजी पर एक बार मैं बात कर लेता हूं बच्चा, क्योंकि एक बार मुझे मैनेजमेंट से बात करनी होगी कि क्या स्थिति है, क्या कहानी है, ठीक है। इसके बाद मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप आए हो तो आपने भरोसा किया है केजीएस पे, तो जब आपने केजीएस पे भरोसा किया है तो आपका भरोसा नहीं टूटेगा, और उन भरोसा को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, ठीक है। चलिए, भारत सरकार ने प्रारंभ से ही बच्चों को एक संवेदनशील वर्ग के रूप में स्वीकार किया, और हमारे संविधान में उनके रक्षोपाय को ध्यान में रखा गया। ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ लिया है, क्लियर है। और भारत सरकार की बच्चों की जो नीति रही है बच्चों के प्रति, वो उनका रक्षोपाय और कल्याण की नीति रही है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आजादी के बाद से ही हमारी सरकार विभिन्न रूपों में बच्चों के कल्याण के लिए सोचती रही, करती रही, और उनके लिए वैधानिक प्रयास भी अलग अलग जगहों पर जो उनकी समस्याएं थी उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए किए जाते रहे। फिर मैंने आपको बताया कि 1989 में यूएन कन्वेंशन का जब आयोजन हुआ तो बच्चों के अधिकार की बात उठी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, कल्याण की बात अलग है और अधिकार की बात अलग है। कल्याण का मतलब हम किसी को कमजोर तबका मानते हुए हम उनके वेलफेयर के लिए सोचें,
और अधिकार का मतलब है कि वो अपने अधिकार जो है उनके वो प्रदान किया जाए। तो बच्चों के प्रति 89 में पूरे विश्व में, मुख्यतः पहले जो विकसित देश थे वो, साथ में बाद में भारत भी, बच्चों के अधिकारों के बारे में अवेयर हुआ। बच्चों के बारे में जो पॉलिसी रही, जो देखने का नजरिया रहा, वो अधिकार केंद्रित रहा और बच्चों के अधिकार पर बल दिया गया। सबसे पहले बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। 21A जोड़ा गया। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। कालांतर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करके उनको अधिकार के रूप में उनको प्रदान करवाने का प्रयास किया गया। टेस्ट 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 अधिकारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ कल्याणकारी दृष्टिकोण भी अप्रोच में रहा, केंद्र में रहा, और उसको लेकर के भी काम किया जाता रहा। 2013 में, क्योंकि दुनिया में काफी बदलाव आ चुका था, बच्चों के संदर्भ में लोगों का नजरिया बदल गया था, 2013 में हमारी सरकार ने बच्चों पर पहली बार एक नेशनल पॉलिसी का निर्माण किया। इसको राष्ट्रीय बाल नीति 2013, राइट। और इस बाल नीति में माना गया, इस नीति में बच्चों पर कल्याणकारी दृष्टिकोण को केंद्र में रखा गया। हालांकि जो अधिकारवादी दृष्टिकोण है, आधारित दृष्टिकोण है, उसको छोड़ा नहीं गया और 2013 में कल्याणकारी नीति और अधिकारवादी नीति दोनों को एकोमोडेट किया गया, दोनों को मिला दिया गया, बच्चों का अधिकार भी और बच्चों का कल्याण भी, ठीक है। और फोकस किया गया कि जितनी भी नई नई चैलेंजेस है बच्चों के प्रति, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए और इनको समग्रता में लेते हुए बच्चों के अधिकार और बच्चों के कल्याण दोनों पर बल दिया गया। ये जब नीति बनाई गई, इस नीति का एक प्रस्तावना लिखा गया। उसमें कहा गया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है, और ये बच्चा जो है ये यूं ही नहीं है, इसके अपने मानव अधिकार है और राज्य का दायित्व है कि ये मानव अधिकार उनको मिलना चाहिए। एक व्यक्ति के पूरे समग्र जीवन काल में बचपन एक इंपॉर्टेंट फेज है। इस नीति में इस बात को स्वीकारा गया कि बचपन एक इंपॉर्टेंट फेज है जो सबसे कीमती है, इसलिए राज्य का दायित्व है कि उस बचपन को ध्यान में रखे, बचपन को बर्बाद होने न दे। बच्चे भावी संपत्ति है देश की, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इस नीति में स्वीकार किया गया। इस नीति में एक और चीज ध्यान में रखा गया बच्चा, इस नीति में पहली बार फर्स्ट टाइम, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि पहले से दृष्टिकोण नहीं था, सबके लिए एक जैसा अप्रोच था। इसमें पहली बार ये सोचा गया कि बच्चे जो हैं वो पूरे भारत के एक जैसे बच्चे नहीं हैं, बच्चे की कई कैटेगरी है और बच्चों की समस्याएं भी अलग अलग तरह की है। कुछ बच्चे पढ़ाई के अधिकार से वंचित है, पढ़ाई से वंचित है, कुछ बच्चे ड्रग्स ले रहे, कुछ बच्चे हिंसक संघर्ष में लगे हुए, कुछ बच्चे बाल श्रम के रूप में काम कर रहे, कुछ बच्चे बाल अपराध के रूप में काम कर रहे। ये बच्चे विषम रूपी हैं, भारत में एक जैसे नहीं है। इसलिए इनके विकास हेतु जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो इनके अलग अलग कैटेगरी को ध्यान में रख करके होना चाहिए और इनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने पर बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसी बात को केंद्र में रख करके बच्चों के संदर्भ में कुछ नीतियां बनाई गई और यहां पर बच्चों के सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या के साथ साथ भावात्मक और मानसिक समस्याओं को भी ध्यान में रखा गया और इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी बल दिया गया कि आगे इस तरह का योजना कार्यक्रम बनाया जाए जहां पर इन तरह की समस्याओं को ध्यान में रखा जाए कि केवल कुपोषण की समस्या नहीं है, शारीरिक समस्या नहीं है, इनके अधिकारों की समस्या है, इनके साथ यौन शोषण वाली समस्या है, इनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इनकी मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। तो हर तरह के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए। बच्चे को परिवार डिवोर्स रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बच्चों का लगातार परिवार से बिलगाव हो रहा है।
ये कोशिश किया गया कि बच्चे सबसे बेहतरीन तरीके से अपने परिवार में ही रह सकते हैं, तो कोशिश हो कि बच्चों को उनके परिवार से अलग होना ना पड़े, बच्चे को हर तरह के हिंसा से बचाया जाए और उनको सम्मान के साथ देश में जीवन जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए। बच्चों के अंदर अपनी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के विकास का एक बेहतरीन वातावरण हो, ये बनाने की जिम्मेदारी भी राज्य की है। बच्चे के अपने विचार हैं, उन विचारों को व्यक्त करने के लिए भी उचित वातावरण प्रदान किया जाए और ये प्रदान करने की जिम्मेदारी भी राज्य की है। इस तरीके से बच्चों के हित को सर्वोपरि मानते हुए एक ऐसा समग्र नीति के निर्माण पर बल दिया गया और इसी नीति को केंद्र में रख करके बच्चों के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए हमारी सरकारें योजनाएं बनाई रही है, कार्यक्रम बना रही है और उन योजनाओं और कार्यक्रमों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नीति लिखेंगे, नीतिगत प्रयास के बाद कुछ योजनागत प्रयास क्या हुआ है वो लिखेंगे और उसके बाद उसकी समीक्षा कर देंगे। ठीक है, और फिर कुछ प्रमुख योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे। वो ऐसी कोई योजना नहीं है इस पर अलग से प्रश्न पूछा जाए, बट हम आपको बताएंगे पीडीएफ देके, कम से कम वहां तक आपको एक होलिस्टिक अप्रोच दिखाएंगे। डन, चलिए हम लोग लिखते हैं। बच्चों के रक्षोपाय हेतु नीतिगत प्रयास, और एक हेडिंग डालिए राष्ट्रीय बाल नीति 2013। एक हेडिंग डालिए आप, जैसे ऊपर डाला हुआ है। नीतिगत प्रयास में एरो दीजिएगा, ये जो नीतिगत प्रयास है राष्ट्रीय बाल नीति 2013। नीचे की तरफ एरो देकर लिखिए, पॉइंट में लिखते चले जाइए। राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में बच्चों को सर्वोच्च महत्व की संपत्ति घोषित करते हुए 1974 में बच्चों को सर्वोच्च महत्व की संपत्ति घोषित करते हुए उनकी जरूरतों पर केंद्रित कल्याणकारी दृष्टिकोण को अपनाया गया। कल्याणकारी दृष्टिकोण को अपनाया गया। डन। दूसरा पॉइंट, बच्चों के प्रति निरंतर उभरती चुनौतियों, बच्चों के प्रति निरंतर उभरती चुनौतियों तथा 1989 के यूएन कन्वेंशन, आपकी स्क्रीन पर मैंने दे दिया है, तो जो लिखने में पिछड़ रहे हो वो इसको देख सकते हैं। 1989 में के यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के अधिकार आधारित दृष्टिकोण, चाइल्ड के अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ समायोजित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का निर्माण किया गया। पॉइंट नंबर 3,
राष्ट्रीय बाल नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड 2013, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड 2013 का निर्माण किया गया। ओके, तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 की, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड 2013 की प्रस्तावना में कहा गया कि डैश, प्रस्तावना में कहा गया कि एक नंबर, 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है। 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है जिसके अपने मानव अधिकार है, जिसके अपने मानव अधिकार हैं। दूसरा पॉइंट, बचपन जीवन का अभिन्न अंग है। बचपन जीवन का अपनी अंग है जिसका अपना महत्व है, जिसका अपना महत्व है। बचपन जीवन का अभिन्न अंग है जिसका अपना महत्व है। तीसरा, बच्चों का समूह समरूपीय नहीं है। होमोजेनस, बच्चों का समूह समरूपीय नहीं है, ये कई तरह के बच्चे हैं। चौथा पॉइंट, बच्चों के विकास हेतु एक दीर्घकालिक कौमा सतत बहुक्षेत्रीय कौमा एकीकृत, बहुक्षेत्रीय कौमा एकीकृत कौमा समावेशी दृष्टिकोण, एकीकृत एवं लिखो, एवं समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है, एवं समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। डन, लिख दिया आपने, ये प्रस्तावना में शामिल किया गया। डन। अब आप एक लंबा तीर का निशान दीजिए और निशान देकर के एक हेडिंग डालिए, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के मार्गदर्शक सिद्धांत एवं लक्षण। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के मार्गदर्शक सिद्धांत कहिए या लक्षण कहिए। मार्गदर्शक सिद्धांत या लक्षण। ठीक है, अंडरलाइन नीचे की तरफ एरो स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, प्रत्येक बच्चे का सार्वभौमिक अतुलनीय और अविभाज्य मानव अधिकार है। प्रत्येक बच्चे का सार्वभौमिक अतुलनीय एवं अविभाज्य मानव अधिकार है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट,
बच्चों के अधिकार, 2 नंबर पॉइंट लिखो। बच्चों के अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, और सभी अधिकार और सभी अधिकार और सभी अधिकार ब्रैकेट में लिखो, स्क्रीन पे भी आ गया है। जीवन कौमा उत्तरजीविता, जीवन का अधिकार, उत्तरजीविता का अधिकार, इस तरह से लिखा हुआ है। जीवन कौमा उत्तरजीविता कौमा शिक्षा कौमा विकास कौमा संरक्षण एवं भागीदारी का अधिकार एवं भागीदारी का अधिकार, ब्रैकेट बंद। बच्चे की भलाई एवं गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है। बच्चे की भलाई एवं गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए। जीवन उत्तरजीविता तथा विकास का अधिकार। जीवन, जीवन का अधिकार, उत्तरजीविता का अधिकार तथा विकास का अधिकार अस्तित्व मात्र से ऊपर है। केवल अस्तित्व को बनाए रखना नहीं है ये अधिकार, इस अधिकार के मायने हैं अस्तित्व मात्र से ऊपर है, जिसमें जिसमें पहचान तथा राष्ट्रीयता का अधिकार भी शामिल है, जिसमें पहचान तथा राष्ट्रीयता का अधिकार भी शामिल है। फोर्थ पॉइंट, बच्चों के भावनात्मक कौमा मानसिक कौमा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को, सांस्कृतिक विकास को समग्र रूप से संपोषित किया जाना चाहिए। समग्र रूप से संपोषित किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, सभी बच्चों के समान अधिकार हैं। सभी बच्चों के समान अधिकार हैं और किसी भी बच्चे से, और किसी भी बच्चे से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। छह नंबर पॉइंट लिखो, आप 6 नंबर पॉइंट लिखो। बच्चों को अपने परिवार से कभी अलग नहीं करना चाहिए, कौमा उनको सभी प्रकार के हिंसा से उनको सभी प्रकार के हिंसा से
बचाया जाना चाहिए और उनको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए और उनको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए। चलेगा? 7 नंबर पॉइंट, 7.7 नंबर, बच्चों को विचार बनाने तथा व्यक्त करने, बच्चों को विचार बनाने तथा व्यक्त करने का उचित वातावरण दिया जाना चाहिए। आठ नंबर पॉइंट, बच्चों विशेषतः बच्चियों वंचित समूह के बच्चों, विशेषकर बच्चियों आदि के विचारों को प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई करते समय सुना जाना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट लिखिए, 9 नंबर पॉइंट, बच्चों का हित सर्वोपरि है। बच्चों का हित सर्वोपरि है और इसे सभी निर्णयों में प्राथमिक चिंता का विषय माना जाना चाहिए। सभी निर्णयों में प्राथमिक चिंता का विषय माना जाना चाहिए। डन? बच्चा बीच से नीचे की तरफ एरो दो, बीच से नीचे की तरफ एरो दो, लंबा, और एक हेडिंग दो, राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति का निर्धारण। शॉर्ट में लिख सकते हो एनपीसी, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड। एनपीसी के मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति का निर्धारण। पॉलिसी सारी चीजें क्लियर कर दी गई। एनपीसी के लक्ष्य जो है वो पीछे हम लोगों ने देख लिया। एनपीसी के लक्ष्यों की प्राप्ति का निर्धारण, कैसे इसको प्राप्त किया जाएगा, इसके लिए क्या किया जाएगा, ये भी इसमें स्पष्ट किया गया। प्राप्ति का निर्धारण अंडरलाइन दो, नीचे की तरफ एरो दो और पहला पॉइंट लिखो। प्रशासन के सभी खंडों एवं स्तरों पर उद्देश्यपूर्ण अभिसरण, कन्वर्जेंस, उद्देश्यपूर्ण अभिसरण तथा एक मजबूत समन्वय को, कोऑर्डिनेशन को स्थापित करना। डन? दूसरा तरीका, दूसरा क्या किया जाएगा, सभी हितधारकों के मध्य, स्टेक होल्डर्स के मध्य एक क्रियाशील अनुबंध एवं सहयोग को बढ़ाना। सभी हितधारकों के मध्य एक क्रियाशील अनुबंध एवं सहयोग को बढ़ाना।
तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, विस्तृत एवं भरोसेमंद ज्ञान के आधार को निर्मित करना। विस्तृत एवं भरोसेमंद ज्ञान के आधार को निर्मित करना। फोर्थ पॉइंट, पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करना। पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करना। फोर्थ पॉइंट, पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करना। फिफ्थ पॉइंट, इनके लिए एवं इनके साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों, इनके लिए एवं इनके साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को संवेदनशील एवं क्षमतावान बनाना। संवेदनशील एवं क्षमतावान बनाना। डन। पीछे की तरफ, नीचे की तरफ एक छोटा सा एरो दो, तीर का निशान दो। इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए, इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर चाइल्ड NAPC 2016, एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर चाइल्ड NAPC 2016 का विकास NAPC का विकास तथा नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन ग्रुप, नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन ग्रुप ब्रैकेट में दो NACG, नेशनल एक्शन, नेशनल NCAG, नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन ग्रुप ब्रैकेट बंद, NCAG ब्रैकेट बंद, के गठन का प्रावधान किया गया है। ये गठन का प्रावधान किया गया है। ये है बच्चा नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड। बीच से नीचे की तरफ लंबा तीर का निशान दीजिए, लंबा, और लिखिए NAPC डैश समीक्षा। NAPC समीक्षा, NAPC समीक्षा, राइट। दो लाइन में हम लोग इसका इवैल्यूएशन कर लें और उस इवैल्यूएशन में हम दिखाएंगे कि निश्चित तौर पर 2013 की यह नीति बच्चों के बेहतरी के लिए, बच्चों के रक्षोपाय के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। इसके अंतर्गत पहली बार कल्याणकारी नीति के साथ साथ, या कहो तो कल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ साथ अधिकारवादी दृष्टिकोण को समाहित करते हुए बच्चों को समग्रता में उनके कल्याण और बेहतरी का प्रयास किया गया है। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये सफल तभी होगा जब इस नीतियों को प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए और प्रॉपर तरीके से नीतियों के तहत योजनाओं का निर्माण करके उसको एग्जीक्यूट किया जाए। लास्ट में हम यही कंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में हमारे बच्चों के प्रति जो नजरिया है उसमें कई ढेर सारे जो अभी पॉलिसी बनाई गई, इसमें बच्चों के प्रति अधिकारवादी दृष्टिकोण जो है उनके पहचान पर बल दे करके या बच्चों को कई कैटेगरी में कैटेगराइज करके, नहीं कि एक ही कैटेगरी में बच्चा, एक ही कैटेगरी में मान करके उनके वेलफेयर के लिए काम किए जा रहे। पहले इस तरह की चीजें हो रही थी, बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। बच्चों को उनके बेसिक वेलफेयर से ऊपर उठकर उनके आइडेंटिटी को भी इंपॉर्टेंस दिया गया। बच्चों को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिले, एक सही वातावरण दिया जाए ताकि बच्चे अपने विचारों को क्रिएट कर सके, अपने विचारों को रख सके।
उनके विचारों को सुना जाए। ये सब नई चीजें हैं जो 2013 की पॉलिसी में लाई गई। बच्चों की ढेर सारी कैटेगरी बनाया जाए और बच्चों पर कल्याणकारी दृष्टिकोण के जगह अधिकार वाला दृष्टिकोण भी इसमें शामिल किया जाए। बच्चों के क्या अधिकार है, वो भी एक सिटीजन है, उनके भी कुछ अधिकार है, तो ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। इस तरीके का जो दृष्टिकोण है, हम कह सकते हैं कि बच्चों के बारे में जो नए वैश्विक दृष्टिकोण है उसको इसमें समाहित किया गया। आज सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में पूरी दुनिया लगी हुई है। एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में पूरी दुनिया लगी हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति की दिशा में पूरी दुनिया लगी हुई है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किया गया है उनमें हर तरह की असमानता को दूर करने पर बल दिया गया है। बच्चे भी उन लक्ष्यों के केंद्र में है। उनके साथ समायोजन स्थापित करने का प्रयास 2013 में पहले ही कर लिया गया था। ये बात अलग है कि 2015 के बाद वो गोल आया, लेकिन अगर हम देखें तो 2000 से 2015 तक के गोल में भी वो चीजें इनहेरेंट थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समीक्षा इसकी करते हैं। स्पष्ट है कि एनसीपी 2013, एनसीपी 2013 बच्चों के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण को समाहित करती है। एनसीपी 2013 बच्चों के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण को समाहित करती है और बच्चों के कल्याण पर केंद्रित होने के बजाय, बच्चों के कल्याण पर केंद्रित होने के बजाय बच्चों के अधिकार एवं बच्चों के हित को सर्वोच्च महत्व प्रदान करती है। बच्चों के हित को सर्वोच्च महत्व प्रदान करती है। फुल स्टॉप, पहला चेंज। इस नीति में बच्चों का विभिन्न श्रेणीकरण, इस नीति में बच्चों का विभिन्न श्रेणीकरण, अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करना और उनकी पहचान पर विशेष बल देकर उनकी पहचान पर विशेष बल देकर कौमा बाल विकास के प्रयासों में, बाल विकास के प्रयासों में न केवल सभी आयामों को समाहित किया गया है, बल्कि नवीन वैश्विक दृष्टिकोणों को भी शामिल किया गया है, बल्कि नवीन वैश्विक दृष्टिकोणों को भी शामिल किया गया है। फुल स्टॉप, पहला चेंज। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों द्वारा आज इस नीति पर आधारित कई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। तथा पुरानी योजनाओं में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा रहा है। संशोधन भी किया जा रहा है। फुल स्टॉप। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के रूप में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट
किशोर न्याय अधिनियम 2015 के रूप में किया गया प्रयास सरकार की इस नीति के प्रति प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। फुल स्टॉप। पहला चेंज। अब जरूरत है, लास्ट पे हम फिनिश करेंगे, अब जरूरत है इस नीति के सफल क्रियान्वयन की। इस नीति के सफल क्रियान्वयन की तब कहीं जाकर इस नीति में निहित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इस नीति में निहित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। बच्चा, ये है आपका बाल विकास नीति 2013 और आज सरकार इसी नीति के अनुरूप योजनाओं का निर्माण करके बाल विकास के लिए कार्य कर रही है। इस नीति में जिन जिन पहलुओं पर ध्यान देने के लिए कहा गया, उन्हीं पहलुओं को केंद्र में रखकर आज सरकार कई योजनाएं बनाकर उसको संचालित कर रही है। इसलिए नीतिगत प्रयास हम लोगों ने देख लिया। अब फ्रेश पेज पर जाइए और लिखिए बच्चों के रक्षोपाय के लिए। ये भी आपका एक टॉपिक हो जाएगा। बच्चों के रक्षोपाय एवं बेहतरी हेतु योजनागत प्रयास। बच्चों के रक्षोपाय एवं बेहतरी हेतु योजनागत प्रयास। राइट। अंडरलाइन नीचे की तरफ एरो देकर लिखिए। आजादी के बाद, लिखिए, आजादी के बाद सामाजिक न्याय के आदर्श को केंद्र में रखते हुए सामाजिक न्याय के आदर्श को केंद्र में रखते हुए बच्चों को भी एक कमजोर एवं अति संवेदनशील समूह के रूप में देखा गया। एक कमजोर एवं अति संवेदनशील समूह के रूप में देखा गया और उनके लिए कई योजनागत प्रयास किए गए। उनके लिए या उनके कल्याण के लिए भी लिख सकते हो। उनके कल्याण के लिए या उनके लिए कई योजनागत प्रयास किए गए। फुल स्टॉप। 2013 में बच्चों पर एक राष्ट्रीय बाल नीति का निर्माण किया गया। जिसमें बच्चों के कल्याण एवं उनके अधिकार
दोनों को केंद्र में रखते हुए आज कई योजनाएं क्रियाशील है, जिन्हें निम्न बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है, जिन्हें निम्न बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है। आइए चलिए एक नजर डालते हैं सरकार के योजनागत प्रयासों का, बच्चों के विकास के लिए योजनागत प्रयास का, बाल विकास के लिए योजनागत प्रयास का। बड़ा क्लियर है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की योजनाएं बनाई गई होगी और अलग अलग समस्याओं को केंद्रित करते हुए योजनाएं बनाकर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक नजर डालते हैं। आप नीचे की तरफ तीर का निशान दीजिए और तीर का निशान देकर के आप लिखिए पहला, कैपिटल ए, समन्वित बाल विकास सेवा योजना। समन्वित बाल विकास सेवा योजना, जैसे लिखा हुआ है बच्चा वैसे ही लिखते चलो। समन्वित बाल विकास सेवा योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसका फुल फॉर्म है ICDS। याद रखिएगा, ICDS 1975, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नीचे की तरफ एरो दीजिए, लिखिए ICDS के तहत संचालित योजनाएं। ICDS के तहत संचालित योजनाएं, ICDS के तहत संचालित योजनाएं। जब 1974 में पहली बार 1974 फर्स्ट टाइम नेशनल चाइल्ड पॉलिसी बनाई गई तो बच्चों के कल्याण को केंद्र में रखा गया। अप्रोच हमारे संविधान का सामाजिक न्याय ही था, लेकिन बाल कल्याण इस नीति के केंद्र में था और इसी बाल कल्याण की इस नीति में बाल कल्याण को केंद्र में रखते हुए तत्काल 1975 में एक प्रमुख योजनाओं का निर्माण किया गया। एक प्रमुख योजना शुरू की गई जिसको हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के नाम से जानते हैं। ये 1975 में ही लाया गया। इसमें कालांतर में कुछ और योजनाएं जोड़ दी गई और आज के डेट में ICDS के तहत ये निम्न योजनाएं संचालित की जा रही है। संचालित योजनाएं डैश, पहला है आंगनबाड़ी सेवा योजना। इसके बारे में हमारे सभी छात्र जानते हैं, हर जगह आंगनबाड़ी की स्थापना की गई है और आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों तक कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरा है मातृत्व प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। तीसरा है राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, हर योजना के नाम से एक लाइन आप जान सकते हो और इसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को मैंने आगे डिटेल दे दिया जो मैं आपको PDF दे दूंगा। ऐसा कोई योजना बड़ा नहीं है जिसको कि अलग से पढ़ाया जाए, लेकिन कुछ योजनाएं आपके दिमाग में होना चाहिए। बच्चों के पोषण, योजनाओं में क्या क्या चीजें फोकस्ड होगा, एक फोकस पॉइंट होगा बच्चों का पोषण। अब बच्चों का पोषण सुनिश्चित करने के लिए बच्चा जब पेट में आता है तो मातृत्व देखभाल भी जरूरी होता है। इस योजना के तहत मातृत्व देखभाल भी कहीं ना कहीं बच्चों के पोषण से जुड़ा हुआ है और सरकार कई योजनाएं चला रही है जिससे मातृत्व देखभाल को सुनिश्चित किया जाए और पेट में रहने वाले बच्चों के कुपोषण की समस्या को दूर किया जाए। क्योंकि अगर मां को ठीक ठाक भोजन नहीं मिलेगा तो पेट में रहने वाला बच्चा का समुचित विकास नहीं हो पाएगा, भ्रूण का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को समुचित, मां की समुचित देखभाल ही बच्चों के समग्र और बेहतर विकास का एकमात्र जरिया है। अच्छा खाना दिया जाए। इसके बाद जब बच्चा पैदा लेता है तो पैदा लेने में भी बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन सब चीजों को भी रोकने की जरूरत है। इसलिए प्रसव सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बच्चों का प्रसव जो है वो कम से कम सरकारी हॉस्पिटल में हो, डॉक्टरों की देखभाल में हो, क्योंकि भारत में मैंने पहले भी दिखाया कि आज भी बहुत सारे बच्चों का प्रसव घर में ही हो जाता है, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। बहुत दूर दराज के गांव में, जंगलों के गांव में, पहाड़ों पे रहने वाले गांव में
गांव की जो आई दाई होती है वही बच्चों का परिचय करा देती है, जो बूढ़ी महिलाएं होती है वही बच्चों का परिचय करा देती है। हालांकि हर जगह हॉस्पिटल फैसिलिटी पहुंचाई जा रही है और इन महिलाओं को हॉस्पिटल तक पहुंचाकर प्रसव कराने की व्यवस्थाएं इन योजनाओं के तहत की जा रही है। बाद फिर आती है प्रसव होने के बाद बच्चों की देखभाल। इसके लिए भी सरकार कई योजनाएं चलाई जा रही है कि पेट से बच्चा जब बाहर आता है तो वो कुपोषण का शिकार न हो, उनका समुचित देखभाल हो। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी शिक्षा की बात आती है, तो शैक्षिक विकास से संबंधित भी कई योजनाएं चलाई जाती है। फिर बच्चा अगर अनाथ है, कोई ऐसे ही पैदा करके छोड़ दिया, उनके लिए अनाथालय, उनके लिए अलग अलग सी योजनाएं चलाई जा रही है। बच्चों के लिए शिशु गृह योजना है, पोषण के लिए पोषण अभियान है। लड़की बच्चा, फीमेल चाइल्ड अपने आप में एक समस्याग्रस्त समुदाय है। तो बच्चों की कैटेगरी बनाई जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि फीमेल चाइल्ड को एक अलग कैटेगरी बनाओगे। घर में अगर 1 गिलास दूध है, बेटे को दिया जाता है, बेटी को नहीं दिया जाता है। तो इनके लिए भी कुछ अलग सी योजनाएं चलाई जानी चाहिए, इसलिए इनसे अलग से योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है। और कालांतर में बच्चों के संरक्षण पर बल दिया जा रहा। ये चीजें 1989 के बाद बच्चों का अधिकार, बच्चों का संरक्षण केंद्र में आ गया। कल्याणकारी योजनाएं चलती रही, लेकिन बच्चों का अधिकार, बच्चों का संरक्षण केंद्र में आ गया। शोषण से उनकी रक्षा केंद्र में आ गया। शुरू में तो था कि बच्चों का खाना पीना, भोजन, शिक्षा मिलता रहे, यही फोकस्ड किया गया। लेकिन अब तो उनकी सुरक्षा, उनके प्रति होने वाले अत्याचार से सुरक्षा, उनके प्रति होने वाले शोषण से सुरक्षा, तस्करी जैसी नई नई घटनाएं 90 के दशक में उभर करके सामने आई, तो कई नई नई समस्याओं को अब वो फेस करने लगे। और जैसे उनके साथ नई नई समस्याएं आई, नई नई समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके लिए नीति का निर्माण और योजनाओं का निर्माण जरूरी हो गया। इसी सब चीजों को ध्यान में रखकर 2013 में एक नीति बनाई गई और फिर उसी नीति में इन सब चीजों को शामिल किया गया और उसको केंद्र में रख करके ढेर सारी योजनाएं बनाई जा रही है और कुछ पुरानी योजनाओं को भी और संशोधित करके लागू किया जा रहा। तो बच्चों का हेल्थ, बच्चों का पोषण, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की रक्षा, बच्चों के अधिकार, सारी चीजें केंद्र में रही नई नई योजनाओं के। ठीक है। तो हम लोगों ने इसके तहत 2 योजनाओं को लिखा। पहले हमने लिखा आंगनबाड़ी सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तीसरा है राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, चौथा है पोषण अभियान, पांचवा है किशोरियों के लिए योजना और छठा है बाल संरक्षण योजना। बाल संरक्षण योजना, बाल संरक्षण योजना क्लियर है। जिस तरीके से समन्वित बाल विकास सेवा योजना शुरू किया गया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसी तरीके से 2010 में एक योजना शुरू किया गया, इस कॉल कैपिटल बी लिखिए, समन्वित बाल संरक्षण योजना। समन्वित बाल संरक्षण योजना 2010। इस योजना में बड़ा क्लियर है कि बच्चों का संरक्षण इंपॉर्टेंट है, तस्करी से उनको बचाया जाना, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल है, आगे हम लोग देखेंगे। 2010। इसके बाद 2013 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 शुरू किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 शुरू किया गया। राष्ट्रीय बाल, पहले हम थोड़ा थोड़ा एक एक योजनाओं पर आपको फोकस कर दे बच्चा, ताकि ध्यान में रहेगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो। जो समन्वित बाल विकास सेवा योजना 1975 में शुरू की गई थी, इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत कई चीजें दी जाती है। एक पूरक पोषण दिया जाता है, स्कूल पूर्व बच्चों का अनौपचारिक शिक्षा दिया जाता है, जो हमारे आर्टिकल 45 में दिया गया है। पूरक पोषण भी उसके अंतर्गत शामिल है। प्रॉपर पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा उनको दी जाती है। इनका प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सर्विसेज, ये सारी चीजें आंगनवाड़ी के तहत 6 पैकेज में दिया जाता है। ये अभी दिया जा रहा है, चलाया जा रहा। इस योजना के उद्देश्य में कहा गया, 75 में ही ये कहा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इन बच्चों के मृत्यु दर को कम करना है, अस्वास्थ्यता के स्तर को कम करना है, कुपोषण के दर को कम करना है, इनके ड्रॉप आउट को कम करना है। ये सारी चीजें इस योजना के केंद्र में रही है। इसी आईसीडीएस के तहत 300 दिनों के लिए बच्चों को पूरक भोजन दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा 300 डेज के लिए पूरक भोजन दिया जाता है।
इसमें प्रतिदिन 500 कैलोरी की ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन को शामिल किया गया है। इसमें जो भी स्त्री जिनके बच्चा हुआ है, अगर वो स्तनपान करा रही है, अपना दूध पिला रही है, ऐसी गर्भवती महिलाओं को 600 कैलोरी की ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है, ताकि उनका दूध निकले और वो अपने बच्चे को दूध प्रॉपर तरीके से पिला सके, ताकि बच्चा स्वस्थ हो। जब मां गर्भावस्था में होती है तो उनको आवश्यक पोषण के बारे में जानकारी दी जाती है, उनको विभिन्न मुद्दों में के बारे में अवेयर किया जाता है और इस संदर्भ में उनकी मदद भी की जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो इसके लिए एक बहुत ही प्रमुख एजेंसी है, जिसके माध्यम से इस योजना को क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, 2017 में इसमें कुछ और चीजें ढोली गई। सबला योजना नाम सुना होगा आपने, ये सब उनको इंपावर्ड करने वाली योजना है। बाल सुरक्षा सेवा योजना, राष्ट्रीय क्रेच योजना, आंगनबाड़ी सेवा योजना, ये सब 2017 में इन 4 योजनाओं को आगे भी कंटिन्यू रखा गया। कुछ योजनाओं में संशोधन किया गया, कुछ योजनाओं को अलग कर दिया गया। इसके बाद जो हमारा दोबारा है समन्वित बाल संरक्षण योजना, 2010 में शुरू किया गया और देखने से ही लग रहा है कि बच्चों के संरक्षण देने, उनके अधिकारों की रक्षा करने को लेकर की योजना तैयार किया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना को तैयार किया है। इसमें बच्चों का सर्वोत्तम हित के सिद्धांत पर आधारित इस योजना को 2010 में शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य है कि जो बच्चे कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, उन बच्चों के कल्याण में सुधार करना, या जिन बच्चों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिन बच्चों का शोषण किया जा रहा है, जो बच्चे परित्याग के शिकार हैं, उन बच्चों को उनके शोषण से बचाना और उनको परिवार से अलग करने वाले कारकों को दूर करके उनको परिवार के साथ जीने के लिए एक समुचित वातावरण प्रदान करना। इसके अंतर्गत संरक्षण देने वाली गतिविधियां, याद करो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 16 से 18 अलग होगा बच्चा। 16 से 18 वाले बच्चे का कोई भी अगर जघन्य अपराध होगा तो हर जिले में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वही डिसाइड करेगा उस बच्चा का अपराध जघन्य है, वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा रहा है या सामान्य की तरह। याद करो ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये बाल संरक्षण योजना कहीं ना कहीं बच्चों के संरक्षण, अधिकार, शोषण से बचाने से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस योजना में आपका जो कैपिटल बी में योजना है, इस बाल संरक्षण योजना में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के गठन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। इस योजना के तहत जिला स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इनको सहायता प्रदान किया जाता है, या फिर बच्चों की देखरेख करने, बच्चों के संरक्षण प्रदान करने, बच्चों को पुनर्वास देने के लिए जो भी एनजीओ काम करती है या कोई अगर राज्य सरकार काम करता है तो केंद्र के द्वारा भी उनको फंडिंग की जाती है। बच्चों के लिए गृह निर्माण करना, बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन का निर्माण करना, उनके लिए आश्रय बनाना जहां बच्चे रह सकते हैं, बच्चों का पालन पोषण, देख रेख या गोद लेने वाला जो घटना है उस पर निगरानी रखना। 2011-12 में एक पोर्टल बनाया गया, इसको ट्रैक चाइल्ड, क्योंकि बच्चों की बड़ी तेजी से चोरी हो रही थी। उन बच्चों की चोरी हुए बच्चों को पकड़ने, गुमशुदा बच्चों को पता लगाने के लिए एक ट्रैक चाइल्ड पोर्टल बनाया गया 2012 में। 2016 में एक वेबसाइट बनाया गया है, खोया पाया खोया पाया खोया पाया। ट्रैक चाइल्ड से जब बच्चों को ट्रैक कर लिया जाता है, बच्चों को पता लगाया जाता है, तो फिर उन बच्चों के अपने घर तक पहुंचाने के लिए खोया पाया वेबसाइट को यूज किया जाता है। इस तरीके से बच्चों के संरक्षण की दिशा में इस योजना के तहत काम किया जा रहा है। एक 24 आवर्स 24x7 फोन सर्विसेज उपलब्ध कराई गई है, मोबाइल सर्विसेज उपलब्ध कराई गई है।
ताकि इस तरह की कोई भी घटना, किसी बच्चे की चोरी हो जाए कहीं पर भी हो, तो उन तक खबर पहुंचाई जा सके। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में जो दत्तक ग्रहण विनियम था, याद करो मैंने बताया था 2021 में संशोधित किया गया था, उसमें एडॉप्शन से संबंधित नियमों को, जिसमें कि 2015 में एक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया गया, उसको अनुपालन करवाया जाता है इस योजना के तहत। यानी कुल मिला के बच्चों को शोषण से बचाने और उनके अधिकारों के संदर्भ में उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके लिए 2010 की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई। एक घर गोद ले, 2014 में इसी योजना के तहत एक योजना शुरू की गई, एक घर गोद ले, एक घर गोद ले। और जो भी हमारे समाज के बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो निसंतान है, उनको इनवाइट किया जाता है कि अगर पैसे वाले हैं, संतान युक्त हैं, तो भी कहा जाता है कि आप एक बच्चे की खर्चा का जिम्मा दे उठा ले। जो बालगृह में रहने वाले बच्चे हैं, उनको एक बच्चे को हेल्प करें, आपको भी संतुष्टि मिलेगी, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके बाल बच्चे सुखी रहेंगे। आप एक बच्चे का गोद लीजिए और उनके पढ़ाई लिखाई, उनके हर तरह के खर्चे को उठाइए। इस तरह के कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया। जो महिलाएं नौकरी करती है, काम करती है, उनके लिए ढेर सारी सुविधाएं इस योजना के तहत प्रदान की जा रही है। अब हम आ जाते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित योजना शुरू की गई। ये भी महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, नहीं, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। बच्चों के हेल्थ डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखरेख हेतु एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? स्लम्स में रहने वाले जितने भी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनका साल में 2 बार स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा कराई जाती है। 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में उनकी स्वास्थ्य जांच की जाती है, उनको चिकित्सा उपलब्ध कराया जाता है। इस तरीके से इनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को केंद्र में रख करके, मतलब स्वास्थ्य समस्याओं को केंद्र में रख करके उनकी देखभाल और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। अभी तक 27 28 करोड़ बच्चे को स्वास्थ्य सुविधा इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जा चुकी है। ठीक है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये इसी स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक पार्ट है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे को ये 14 में शुरू किया गया। और इनमें स्वास्थ्य कार्यक्रम के अलावा पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य और ड्रग्स एडिक्शन को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर कोई बच्चा ड्रग्स ले रहा है तो उनको कैसे पुनर्वासित किया जाए, कैसे उनको ट्रीटमेंट करके उनका ड्रग्स लेने की आदत को छुड़ाया जाए, उनके ड्रग्स के व्यसन को छुड़ाया जाए। इसके बाद 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया। 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया। ये राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया था बच्चा राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसमें छोटे बच्चे, महिला और किशोरियों में कुपोषण की शिकार और एनीमिया को कम करने के लिए योजना लाई गई थी। ये भी बच्चों के पोषण सुधार से संबंधित योजना है। 2022 तक इसमें टारगेट किया गया था कि 2022 तक एक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण किया जाएगा। हालांकि ये लक्ष्य अभी तक अचीव नहीं हुआ है, थोड़ा सा समय सीमा बढ़ाया गया है, लेकिन कम से कम इस बहाने बच्चों की कुपोषण की समस्याओं को दूर, बच्चे, महिला, सबके कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनके पोषण को सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं एक मिशन के तौर पर, एक आंदोलन के तौर पर चलाई जा रही है 2018 से। ठीक है। इस तरीके से राष्ट्रीय बाल कोष 1979 में ही बनाया गया, एक बच्चों के लिए फंड जो उनके भलाई, उनके कल्याण के लिए वित्त की व्यवस्था करेगा। ये है विभिन्न योजनाएं, तो आप लिखते जाइए। समन्वित बाल संरक्षण योजना 2010, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 और राष्ट्रीय बाल कोष नेशनल चिल्ड्रंस फंड 1979, नेशनल चिल्ड्रंस फंड 1979। डन।
आपने लिख लिया? इसके बाद कैपिटल जी में लिखिए, EFG। पहले ABCDE, F में लिखिए अन्य योजनाएं। बच्चों के लिए कुछ सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, इनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, बट एक एक लाइन में हम इन योजनाओं के बारे में आपके सामने रख दिए हैं। अन्य योजनाएं कौमा, जैसे डैश। पहला है मध्याह्न भोजन योजना 1995, मध्याह्न भोजन योजना 1995। दूसरा है मिड डे मील योजना के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। स्कूल में बच्चों को मध्याह्न में भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। इसके साथ दो तरह के उद्देश्यों को इंटीग्रेट किया गया था। एक, बच्चों का कुपोषण की समस्या का समाधान करना, और दूसरा, बच्चों का स्कूल से ड्रॉप आउट को रोकना, कि कम से कम इसी बहाने बच्चे स्कूल में आएंगे। तो उद्देश्यों को एकीकृत करके इस योजना को शुरू किया गया था, मिड डे मील योजना। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान। ये सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए है, वो बच्चों में भी इसमें शामिल हो गए, 2001 में शुरू किया गया। ये बच्चों के शिक्षा विकास से संबंधित योजनाएं हैं। तीसरा है किशोरी शक्ति योजना 2007। ये लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए योजनाएं शुरू की गई, इसमें फीमेल चाइल्ड आ गई, ये भी उनके लिए एक प्रमुख योजना है। चौथा है धन लक्ष्मी योजना 2008, धन लक्ष्मी योजना, ये भी लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई गई योजना है, 2008 में शुरू की गई थी, इसमें फीमेल चाइल्ड आ गई। 5 नंबर है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 शुरू किया गया माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए। माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी इस अभियान में शामिल हो गए, राइट। 7 नंबर पॉइंट दो। 6 नंबर सबला योजना 2010, सबला योजना 2010, ये भी महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई गई योजना है, और इसमें महिला बच्चे भी शामिल हैं, तो ये भी उनके लिए कारगर है सबला योजना, उनके संदर्भ में हम लिख सकते हैं। 7वां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015। ये फीमेल चाइल्ड के शैक्षिक विकास को केंद्र में रखकर की योजना चलाई गई है। इसका उद्देश्य केवल लड़कियों की शिक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना भी है। बहुत क्लियर है, हरियाणा से इसको शुरू किया गया था, और आज के डेट में सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साक्षी मलिक को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, हरियाणा से इसलिए शुरू किया गया क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात सबसे नीचे रहा। सुकन्या समृद्धि योजना 2015, ये लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी हुई योजना है, और ये योजना भी फीमेल चाइल्ड के अंतर्गत आ जाती है। तो बच्चों के विकास की अगर हम बात करें, बच्चों की कैटेगरी की बात करें, तो लड़की बच्चा अपने आप में कैटेगरी है, जिनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। और 9 नंबर किशोरियों के कुपोषण, किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम, किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम। डन। ये है बच्चा बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के संरक्षण के लिए किए गए योजनागत प्रयास जो आज के डेट में सरकार कर रही है, आज के डेट में सरकार कर रही है। अब आप बीच से एक लंबा तीर का निशान दो, बीच से एक लंबा तीर का निशान दो और हेडिंग डालो योजनागत प्रयास का, योजनागत प्रयास डैश मूल्यांकन एवं निष्कर्ष।
योजनागत प्रयास, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष। ठीक है, या मूल्यांकन एवं सुझाव, मूल्यांकन एवं सुझाव। और बड़ा क्लियर है बच्चा, योजनागत प्रयास में मूल्यांकन सुझाव, ओवरऑल जहां प्रयास हो वहां मूल्यांकन सुझाव अब मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। आप अंडरलाइन दो, मूल्यांकन एवं सुझाव अंडरलाइन करो, नीचे की तरफ एरो दो, एरो देकर 3 पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, एरो देकर 3 पॉइंट लिखो। पहला, उपलब्धियां, उपलब्धियां, ऑब्लिक सफलता की चर्चा करें। समीक्षा हम इसी तरह से करते हैं कि निश्चित रूप से इन प्रयासों से बच्चों का विकास संभव हुआ है, बच्चों का संरक्षण संभव हुआ है, टेस्ट उनका शैक्षिक रक्षोपाय और विकास संभव हुआ है, उनका शारीरिक रक्षोपाय और विकास संभव हुआ है, सब दे सकते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में विकास और रक्षोपाय संभव हुआ है, रिजल्ट क्या हुआ है, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, आदि आदि सब चीज दिखा सकते हैं। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, कमियां ऑब्लिक, कमियां, याद करो क्या लिखते हैं हम लोग, ऑब्लिक अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर है, अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर है का मतलब हुआ अभी भी मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर विकसित देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। अभी भी भारत में बहुत सारे बच्चे निरक्षर हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चे भारत में हिंसा के शिकार हैं, अभी भी बच्चों के साथ लापता होने वाली घटनाएं घटित होती रही है, उनके साथ भीख मंगवाने की घटनाएं, उनका शोषण जारी है, अभी भी बाल श्रम बच्चों के साथ जुड़ी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। हमारे पास ढेर सारे कंटेंट है जो अलग अलग जगहों पर हम पढ़ते हैं और स्मार्टली हम इनको यहां पर यूज करेंगे, इसलिए इसको लिखवाने का कहीं कोई मतलब नहीं है, एक अप्रोच हमारे दिमाग में होना चाहिए। उपलब्धियां हो गया, दूसरा कमियां हो गया, और तीसरा पॉइंट लिखिए सुझाव। तीसरा पॉइंट लिखिए सुझाव। सुझाव में क्या लिखना है बताने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में लिखिए उपरोक्त कमियों के संदर्भ में सुझाव लिखिए, उपरोक्त कमियों के संदर्भ में सुझाव लिखें। उपरोक्त कमियों के संदर्भ में सुझाव लिखें। डन। उपरोक्त कमियों के संदर्भ में सुझाव लिखें। ओके, बीच से लंबा तीर का निशान दो, बीच से लंबा तीर का निशान दो, बीच से लंबा तीर का निशान दो, दे दिए। अब नीचे लिखो बाल विकास से संबंधित, बाल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में, विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी, विस्तृत जानकारी डैश पीडीएफ नोट्स। इन सभी योजनाओं के बारे में जो मैंने आपको समझाया वो डिटेल एक जगह रहेगा, जिसको कि आप एक नजर डाले रखिएगा। करेंट में भी, प्री में भी ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है, ये बात आप ध्यान में रखें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, शुरू दिन भी बताया कि हमारे प्री का जो सिलेबस कौमा सामाजिक विकास लिखा हुआ, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, यहां पर 2 पार्ट है, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। और नीचे में उसको डिटेल भी यूपीएससी ने किया है कि सोशल सेक्टर में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट में, तो ये सारे के सारे सोशल सेक्टर से जुड़े हुए, तो जितनी भी करंट की योजनाएं हैं उनको फोकस करके आपसे प्री में सवाल पूछा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, इसलिए आप डाल दीजिए पीडीएफ नोट्स,
डन। बच्चा, आज चाइल्ड का सेक्शन आपका खत्म होता है, राइट। कल हम महिला वाला सेक्शन को लेकर के आ रहे हैं और हम लोग महिला वाला सेक्शन कल से शुरू करेंगे। डन। महिला वाला सेक्शन कल से शुरू करेंगे। डन। सो थैंक यू आज के लिए। थैंक यू। कोई दिक्कत? किसी बच्चे ने लिखा है कि सर आज तो मशीन बना दिए। योजनागत प्रयासों में रटना है, ये बात समझ रहे हो। एक होलिस्टिक अप्रोच को आप केवल समझे रहो, बाकी कंटेंट लगातार इसमें इतना ज्यादा बदलता है कि हमेशा एक बात गांठ मान लो कि मैं जिस 3 सेक्शन को पढ़ाता हूं, मेरा क्लास एक बार के बाद अगली बार वो उतना यूजफुल नहीं रह जाता। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा, अगले साल इसमें बहुत सारी चीजें अपडेट करनी होगी, ये चीजें आपको करंट में अपडेट करना होगा। अगले साल फिर से ये तीनों सेगमेंट अपडेट करनी होगी। इसलिए मेरी क्लास की प्रासंगिकता हर साल बनी रहती है, हर साल। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हम आपको केवल कंटेंट न दे, हम आपको एक ऐसी समझ दे दे कि हर साल आपको मेरी जरूरत न पड़े। आज मैं अगले साल पढ़ाऊंगा तो इसमें से लगभग ढेर सारा मैटर बदल चुका होगा, अगले साल पढ़ाऊंगा तो ढेर सारा मैटर बदल चुका होगा। हमारी क्लास को अगर कोई सोचे कि केवल वीडियो कोर्स से काम चला ले, नहीं चलेगा बच्चा। ये हर साल अपडेट हो रहा है, हर 3-4 महीने पर इसमें कई सारी चीजें बदल रही है। तो मेरा उद्देश्य होता है कि आपकी क्षमता का विकास किया जाए, ताकि आप जरूरत पड़ने पर इसमें समय के साथ अपडेट करते जाए। डन। और इसके लिए कोई किताब भी नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। सो थैंक यू। थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है।